भारत की जो सांस्कृतिक धरोहर है, भारत का जो कल्चरल हेरिटेज है, सिविलाइजेशनल कंटेंट है, उसका कल्चरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल बनना चाहिए। राम मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन हुआ उसका एक आर्थिक पहलू भी बहुत महत्वपूर्ण है। राम मंदिर बनने के पहले वहाँ पे 1,70,000 टूरिस्ट वहाँ पे हर साल जाते थे। 2024 में 11 करोड़ लोग गए अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन में। जो वेंडर रेडी पटरी वाले जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं, जो छोटे छोटे कामगार होते हैं, कि एवरेज इनकम 500 रुपया प्रतिदिन थी, वो बढ़ के 2,500 रुपया प्रतिदिन हो गई। जो वहाँ की जो प्रॉपर्टी वैल्यू है वह लगभग 40% तक बढ़ गई। आज भी 1 लाख मंदिर हैं तमिलनाडु में अकेले। तो वो जो बड़े बड़े मंदिर थे उनको उन्होंने एक संस्थाओं की तरह इस्तेमाल किया। वो आर्थिक रूप से बैंक की तरह भी काम करते थे। तो आज भी आप दक्षिण के मंदिरों को देखो तो आर्थिक रूप से बहुत संपन्नता है उनके पास। क्यों? क्योंकि वो बैंकिंग का भी फैसिलिटी देते थे। सनातन धर्म के जो जीवन मूल्य हैं, जिस तरह से व्यक्तित्व का विकास किया है, इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, इस्लाम मुस्लिम्स के व्यवहार में देखते हैं कि वो मूल्यों आधारित जीवन में कहीं ना कहीं गैप है। उनके जो रिलीजियस लीडर्स हैं उन लोगों को भी ये समझना चाहिए कि क्या कारण है कि मूल्य आधारित जीवन में कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे कमी है। चाइना ने क्या किया? ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बन गया अपने आप में। किसी को कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, चाइना बना रहा है। बिल्कुल, गणेश जी भी बना रहा है, रामचंद्र जी भी बना रहा है, चिप्स भी बना रहा है, डिफेंस के इक्विपमेंट भी बना रहा है, बैटरी भी बना रहा है। हमने ई कॉमर्स ONDC ओपन नेटवर्क कंपनी बनाई सरकार ने, और उसमें ई कॉमर्स के माध्यम से हमारे आर्टिसंस को ऑनबोर्डिंग करके ग्लोबल मार्केट की एक्सेस दी। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, NMF न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या सनातन धर्म, संस्कृति और अध्यात्म भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और सुधारने में इनका योगदान है? इसका जवाब है हाँ। ये कैसे? इसी को समझाने के लिए आज हमारे साथ में मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी। इनको अर्थशास्त्र के बारे में काफी जानकारी है। इनसे थोड़ा बातचीत करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि हमारा जो धर्म है और जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा अध्यात्म है, वो हमारे अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ा रहा है, कैसे सुधार रहा है, इसका क्या योगदान है भारत को लेकर। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? नमस्कार सुमित जी, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। NMF न्यूज़ जिस तरह से विषयों को उठाता है और जनता के पास अपने बातों को लेके जाता है, उसके लिए उसका बहुत अभिनंदन है। और आज का जो महत्वपूर्ण विषय आपने कहा है, सांस्कृतिक अर्थतंत्र, कल्चरल इकोनॉमी, जिस पे आज ये चर्चा होगी, तो देश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। अच्छा लगेगा। हाँ, आप भी एक मुद्दा उठाते हैं और एक ऐसा इवेंट करते हैं, सबमिट करते हैं, जिसका नाम है मैत्री कल्चरल इकोनॉमी सबमिट। थोड़ा इसके बारे में बताइए, क्या है ये? देखिए, 2019 में मैं पहली बार कुंभ में गया था जी, और उसके पहले भी हर कुंभ में, प्रयागराज के ज़्यादातर कुंभ में मैं थोड़े थोड़े समय के लिए जाता था। 2019 में जब उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में कुंभ का आयोजन हुआ जी, और वहाँ पे जब मैं 5-6 दिन के लिए गया, तो मैंने देखा कि एक अलग ही तरह से उसको पूरी तरह से ऑर्गेनाइज भी किया गया था, और जिस तरह से उसकी व्यवस्थाएं थी, जिस तरह से वहाँ पे सारा डेवलपमेंट का एक प्रक्रिया थी, उसने मुझे बहुत खुशी भी हुई। और उसके बाद वहाँ पे मैंने देखा कि CII की एक रिपोर्ट आई उसके बाद वहीं पे। उसमें 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 4,200 करोड़ का बजट बनाया था कुंभ को ऑर्गेनाइज करने के लिए। CII की रिपोर्ट आई कि इसने डायरेक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी जो जनरेट की उस एक महीने के अंदर 2,12,000 करोड़ की इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट की। और जो सरकार को टैक्स और अन्य माध्यमों से जो पैसा मिला, वो जितना उन्होंने खर्चा किया उससे कहीं अधिक मिल गया। बिल्कुल। तो
उसका सांस्कृतिक मूल्यांकन तो था, उसका एक रिलीजियस एस्पेक्ट है कुंभ का, जी। जो हमारे धर्म में, संस्कृति में, हमारे जो आध्यात्म में जो उसका कंट्रीब्यूशन है वो तो है, लेकिन मुझे ध्यान में आया कि इसका आर्थिक जो मूल्यांकन है वह कितना महत्वपूर्ण है। और फिर जब वो लंबा चलता है 1 महीने, तो फिर मैं फिर गया और वहाँ पे एक नेशनल म्यूज़ियम है वहाँ पे बड़ा फेमस, और वहाँ पे हमने चर्चा, एक राउंड टेबल रखी कि जो भारत में जो कुंभ है उसका आर्थिक पहलू है, उसको कैसे उजागर करके चर्चा में लाया जाए। और उसके बाद कंटिन्यूअसली हमने अलग अलग विषय देखे। 2024 का कुंभ भी देखा। उसमें तो एक तरीके से बाढ़ आ गई, पूरे 66 करोड़ लोग उस कुंभ में को उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और सरकार ने लगभग 8,500 करोड़ का उसमें खर्च का प्रावधान किया, लेकिन केवल जीएसटी और टैक्स कलेक्शन से ही उनको इससे ज़्यादा पैसा आ गया। और जब पिछले बार 4,000 करोड़ के खर्चे से 2,12,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था डायरेक्ट उसने प्रोपेगेट की कुंभ ने, तो इस बार कितनी अर्थव्यवस्था को कैटलाइज किया होगा वो हम सोच सकते हैं। ये था इन सब विषयों के बाद 2024 से, तो फिर हमने सोचा कि इसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से, व्यापक रूप से इसके ऊपर एक चर्चा करनी चाहिए। एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल भारत के लिए बने, सांस्कृतिक यानी कल्चरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल बनना चाहिए। भारत की जो सांस्कृतिक धरोहर है, भारत का जो कल्चरल हेरिटेज है, सिविलाइजेशनल कंटेंट है, उसका इकोनॉमिक पोटेंशियल अगर डेवलप होगा तो भारत की अर्थव्यवस्था को कैटलाइज करने के लिए, प्रोपेल करने के लिए एक नया एक आयाम हमारे सामने खुलेगा। इसीलिए यह जो मैत्री कल्चरल इकोनॉमिक समिट एक ऑर्गेनाइज किया हमने, पहले दिल्ली में फिर मुंबई में किया, और इस विषय को लेके उसमें गहन तरीके से पुस्तक भी दी, डॉक्यूमेंट भी किए, राउंड टेबल चर्चाएं की, पॉलिसी इंटरवेंशन के लिए सरकार को सजेशंस भी दिए। और मुझे एक चीज़ और ध्यान में आई, जैसे कुंभ की मैंने बात की, वैसे ही अयोध्या का जिस तरह राम मंदिर बना मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें भी अर्थव्यवस्था को बहुत तेजी से उसने गति प्रदान की। और मैं तो स्मृति ईरानी जी एक बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गई थी, वहाँ से आने के बाद उन्होंने बोला कि वहाँ पे ज़्यादातर जब प्रेस से इनफॉर्मल मीट की बातचीत हो रही थी, तो प्रेस के और लोगों से इंटरेक्शन में ज़्यादातर लोग इस बात के लिए प्रश्न कर रहे थे कि हम कैसे अयोध्या में इन्वेस्ट करें। तो राम मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन हुआ, उसका एक धार्मिक और राष्ट्रीय स्वाभिमान का तो पक्ष है ही, एक राष्ट्रीय अस्मिता का तो पक्ष है, बट उसका एक आर्थिक पहलू भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान में आया। अभी IIM लखनऊ ने इसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाई है जो कि अयोध्या के ऊपर किस तरह से अर्थतंत्र को अयोध्या गति प्रदान करा। मैं उसको आपको सामने कुछ पक्ष रखूंगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो लगभग 1.7 लाख जो थे टूरिस्ट, वो हर साल राम मंदिर बनने के पहले वहाँ पे 1,70,000 टूरिस्ट वहाँ पे हर साल जाते थे, वहाँ पे अयोध्या दर्शन के लिए। इस 2024 में 11 करोड़ लोग गए अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन में। 11 करोड़ 1,70,000 से बढ़ के 2024 में 11 करोड़ लोग वहाँ पे गए। उसने अर्थव्यवस्था को कितना गति प्रदान की होगी। और वहाँ पे जो एवरेज जो वेंडर, रेडी पटरी वाले जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं, जो छोटे छोटे कामगार होते हैं, उनकी उन्होंने कहा कि एवरेज इनकम 500 रुपया प्रतिदिन थी, वो बढ़ के 2,500 रुपया प्रतिदिन हो गई। अच्छा, इनकम। हाँ। और जो वहाँ की जो प्रॉपर्टी वैल्यू है वह लगभग 40% तक बढ़ गई इसके बाद। प्रॉपर्टी वहाँ मिल भी नहीं रही है। हाँ। और जो रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं छोटे छोटे, वह 200 थे, वो 2,000 हो गए। यह ई रिक्शा, आप देखो कितना छोटा लेवल पे इसने अर्थव्यवस्था को प्रोपेल किया।
500 ही रिक्शा चलते थे, वो 17,000 ही रिक्शा चलने लग गए अयोध्या में। और ये IIM की लखनऊ की रिपोर्ट है। होम स्टे जीरो थे वहाँ पे, कोई होम स्टे नहीं था, छोटे छोटे होटल थे। आज 1200 होम स्टे हैं वहाँ पे, जो घर अपने घरों में लोग कमरे दे रहे हैं। कपड़ों की दुकान, मिठाइयों की दुकान, ज्वेलरी की दुकान, ये सब तो बढ़ ही गए। और 1 लाख नए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की। तो जैसे मैंने आपको बताया, कुंभ ने CII की रिपोर्ट थी, अयोध्या में IIM लखनऊ की रिपोर्ट है। हमने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए वैश्विक स्तर पे लोग इंटरेस्टेड हैं कि अयोध्या में कैसे इन्वेस्ट करें, तो कितना पोटेंशियल है। तो यह सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने इस पे गहन रूप से मैंने काम किया। मेरे पास रिसर्च टीम भी है। हमारा डेमोक्रेटिक आउटरीच फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एक थिंक टैंक है, MCS, इसके माध्यम से इसके ऊपर रिसर्च किया, डॉक्यूमेंट किए, पॉलिसी इंटरवेंशंस के लिए डॉक्यूमेंट बनाए, जगह जगह चर्चा में युवाओं को के साथ चर्चा की। क्या होता है, अभी आज ही JNU में इस विषय पे मेरा चर्चा का उन्होंने, सुनते हैं इस हाँ, आज JNU में, अरे मैं तो बड़े उत्साहित थे। अच्छा। क्योंकि उसके पहले SRCC में मेरा कुछ दिनों पहले इसी विषय पे विद्यार्थियों के साथ एक इंटरेक्शन हुआ, भाषण हुआ। मैंने विद्यार्थियों का इंटरेस्ट इसमें पता है क्यों हो रहा है? क्यों? देखिए, हर आदमी, हर व्यक्ति, खासकर युवा वर्ग चाहता है कि मेरे को आर्थिक रूप से संपन्नता रहे, मेरे को ऐसा कोई कैरियर ओरिएंटेशन हो जो फ्यूचरिस्टिक हो, मैं अपने लिए भी पैसा कमा सकूं, आर्थिक रूप से संपन्नता अपने लिए हो, परिवार के लिए हो, और अपने आसपास के समाज के लिए भी मैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जनरेट कर सकूं। तो वो कैरियर ढूंढते हैं किस क्षेत्र में जाएं। आज कोई कह रहा है IT सेक्टर में चले जाओ, कोई कह रहा है कि ऑटो मैन्युफैक्चरिंग में चले जाओ, कोई कह रहा है कि AI में चले जाओ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस लाइन, ऐसे बहुत सारे एरिया है, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस है, ये सब हो रहे हैं। तो एक तरीके से मैं कहा कि उन क्षेत्रों में अपने कैरियर को ओरिएंट करना चाहिए जिन क्षेत्र में सरकार का भी फोकस है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, नया नया लोग, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, और वो हमारा उस क्षेत्र में पोटेंशियल भी होना चाहिए। एक समय था कि IT सेक्टर ने देश की अर्थव्यवस्था को तेज गति प्रदान की। आज ग्लोबल लेवल पे आप टेक्नोलॉजी कंपनियों को देखेंगे, IBM, गूगल, मेटा, इन सब कंपनियों में जो अलग अलग ई-कॉमर्स के कंपनियां हैं, उनमें आप देखोगे तो वहाँ पे भारतीय लोगों की टॉप लेवल पे पोजीशन है। हमारे एजुकेशन सिस्टम से IT सेक्टर में अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, ग्लोबल लेवल पे अपनी पहचान बनाई, और हमारी अर्थव्यवस्था को भी IT सेक्टर ने, टेक्नोलॉजी सेक्टर ने गति प्रदान की, क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल था। तो जब हमने देखा कि भारत का 10,000, 5,000 साल, 10,000 साल की सांस्कृतिक धरोहर है, और वह जीवंत धरोहर है, ऐसा नहीं है कि जो ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन है वो म्यूजियम में रख के अपनी मूर्तियों को रख के सजा के दिखा रहे हैं। हमारे यहाँ तो घर घर में हैंडीक्राफ्ट बन रहे हैं, आर्टिसंस हैं, कोई वीविंग कर रहा है, कोई साड़ी बना रहा है, कोई सिल्क का कपड़ा बना रहा है, कोई लकड़ी के खिलौने बना रहा है। और वो अभी हम तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आपने भी बताया कि कोई ODOP की बात है, कोई, हाँ बिल्कुल, कहीं बिल्कुल मुरादाबाद में ब्रास का काम हो रहा है, मेरठ में स्पोर्ट्स के काम हो रहे हैं, फिर कहीं पे नोएडा कपड़े, बनारस में सिल्क के साड़ियाँ बन रही हैं, फिरोजाबाद में ग्लास का वर्क हो रहा है। तो इनमें लकड़ियों के काम हो रहे हैं, भारत में और भी बहुत जगह हैं, इनका सब ग्लोबल लेवल पे बड़ा डिमांड है। तो हमारे इस पोटेंशियल को हम अपनी अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए उसको प्रोपेल करें, कैटलिस्ट की तरह यूज करें, तो इस पोटेंशियल से हम अर्थव्यवस्था को गति प्रदान कर सकते हैं। जैसे IT ने एक बार किया, वैसा ही सांस्कृतिक धरोहर जो सिविलाइजेशन है, हमारी जीवन सिविलाइजेशन है, आज भी घर घर में वो लोग काम कर रहे हैं, तो उसको आर्थिक
मूल्यांकन उसका करें, आर्थिक रूप से उसकी संपन्नता स्टैब्लिश करें, उन लोगों को स्किल करें, उनको मार्केट एक्सेस दें। ये सब चीज़ें इतना इसका अलग अलग आयाम है जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल, इस पे विस्तार से बात करेंगे। मैं थोड़ा पीछे आना चाहूंगा। आपने अयोध्या राम मंदिर की बात की, जिक्र की, तो जितना मैं समझ पाया हूं कि हमारे राम के इर्द गिर्द ही अर्थव्यवस्था घूमती है। क्या मैं सही हूं? देखिए, ये तो अयोध्या एक एग्जाम्पल है। हाँ, बिल्कुल आपने सही बात की। हमारा काशी विश्वनाथ मंदिर में देखो किस महादेव तरह के, से हाँ। महादेव, उज्जैन का महाकाल मंदिर में जो हाँ। कॉरिडोर बना उसने वहाँ की अर्थव्यवस्था को प्रबल किया। ऐतिहासिक की आपने बात की है, जी। आप दक्षिण में जाइए। मैं अभी तमिलनाडु इलेक्शन में रहा हूँ, वहाँ पे जा रहा हूँ, फिर भी जाऊँगा। वहाँ पे ये जो चोला जो साम्राज्य था, चोला राजाओं का साम्राज्य था, राजेंद्र चोला वहाँ के बहुत बड़े सम्राट हुए हैं और उन्होंने आर्थिक रूप से जो चोला जो साम्राज्य उसको स्टैब्लिश किया। बहुत बड़ा साम्राज्य था, उसका प्रभाव दक्षिण एशिया और सब जगह पे था। बहुत बड़ा वो राज्य साम्राज्य उन्होंने खड़ा किया। उसमें एक आर्थिक बहुत महत्वपूर्ण पहलू था जी। और जब हम उसको गहराई से स्टडी करते हैं, हमने पढ़ा भी, तो वो देखा हमने कि उन्होंने जो मंदिर थे वहाँ पे आज भी 1 लाख मंदिर हैं तमिलनाडु में अकेले। तो जो बड़े बड़े बृहदेश्वरी मंदिर है, मदुराई का मंदिर है, तो वो जो बड़े बड़े मंदिर थे उनको उन्होंने एक संस्थाओं की तरह इस्तेमाल किया, उनको संस्थाओं की तरह डेवलप किया। वो मंदिर जो थे वो आर्थिक रूप से बैंक की तरह भी काम करते थे। वहाँ पे जो अलग अलग कम्युनिटी है, श्रेणियाँ कहलाती थी। कोई बिजनेस कम्युनिटी है, कोई जुलाहा की कम्युनिटी है, कोई हाथ के का लकड़ी का काम करने की, कोई ब्रास का काम करने, अलग अलग कम्युनिटी लेवल पे हमारे यहाँ पे ये जो ये आर्ट है, आर्टिसंस हैं, वो लोग उसको बढ़ावा देते हैं, साड़ी बना रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो ये जो कम्युनिटी थी उनकी मीटिंग वहाँ पे होती थी। वहाँ पे जो शादी ब्याह के लोगों के फेस्टिवल रिचुअल्स जो होते हैं वो भी मंदिर में होते थे। और फूड सिक्योरिटी भी, मान लो कोई को वहाँ पे अनाजों के भंडार थे, मंदिर खाने की व्यवस्थाएं करता था, किसी को आवश्यकता है तो उसको निःशुल्क भोजन मिल रहा है, तो भोजन की व्यवस्था, बैंक फाइनेंसिंग की व्यवस्था बैंक करते थे। आज भी आप दक्षिण के मंदिरों को देखो तो आर्थिक रूप से बहुत संपन्नता है उनके पास। क्यों? क्योंकि वो बैंकिंग का भी फैसिलिटी देते थे, कम्युनिटी मीटिंग करते थे, वह सोशल गैदरिंग्स भी होती थी वहाँ पे, आर्ट कल्चर म्यूजिक डांस फेस्टिवल उसके प्रोग्राम्स होते थे, उसके लिए ट्रेनिंग एकेडमीज चलती थी। तो उन्होंने एक आर्थिक अर्थतंत्र मंदिरों के आसपास बनाया और वह उसके माध्यम से उन्होंने चोला साम्राज्य की आर्थिक संपन्नता को स्टैब्लिश किया। अगला सवाल यही था कि कुछ लोग सवाल खड़ा करते हैं, क्या मंदिर से लोगों को भोजन मिलेगा, क्या मंदिर से लोगों को रोजगार मिलेगा, क्या मंदिर में लोगों का इलाज होगा। तमाम जो सवाल खड़ा करते हैं कि मंदिर को बनाने से क्या होगा, मंदिर को बनाने की जगह तुम अस्पतालों को बनाओ, स्कूलों को बनाओ, सवाल इस तरीके का खड़ा करते हैं। तो उनको क्या जवाब देंगे कि मंदिर ही जो है हमारा जो है अर्थव्यवस्था उससे घूमता है, मंदिर जो है अस्पताल भी बनाते हैं। थोड़ा इसके बारे में बताइए। नहीं, देखिए, ये जो है ना इंस्टीट्यूशन है, आज के समय में अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए आपने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बनाया, हाँ। RBI बनाया, हाँ। मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बोर्ड पे था, जी। बैंक बनाए इतने सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सेबी बनाया जो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है। ये ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपने बनाए हैं जो रेगुलेट भी करते हैं। आपने स्किल डेवलपमेंट की मिशन बनाया है। तो आज के समय में भी आप इंस्टीट्यूशन बनाते ना, तो वो मंदिर जो थे उस समय चोला साम्राज्य ने, चोला डायनेस्टी ने मंदिरों को एक इंस्टीट्यूशन के रूप में खड़ा किया। व्यक्ति और आप एक ये जो बताते हैं ना कि प्राचीन काल से ही जो है मंदिरों को हमारे इंस्टीट्यूट के रूप में खड़ा किया है, सारी व्यवस्थाएं मंदिर करती थी उनके लिए। बिल्कुल। तो मंदिरों को एक धार्मिक पहलू तो है ही। बिल्कुल। देखिए, समाज कैसे चलता है, आप चलो आर्थिक पहलू की हम एक बात करते हैं, आर्थिक संपन्नता देश के लिए जरूरी है, लेकिन समाज में वैल्यू सिस्टम भी होना चाहिए, एथिक्स भी होना चाहिए। आज आप कोई व्यक्ति है वो अपने ही बारे में सोचा, अपने बूढ़े माँ बाप के बारे में नहीं सोचता, तो वो क्या एक अच्छा परिवार चला सकता है? वो समाज में कोई काम कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता।
उसको जीवन में फैमिली वैल्यूज़ भी चाहिए, सामाजिक जो उसकी संवेदनाएं भी चाहिए, सामाजिक समरसता का उसके अंदर विचार भी चाहिए, परिवार में बड़े बूढ़ों का ख्याल रखना है, बच्चों को ध्यान रखना है, भाई बहन रिलेटिव सबका ख्याल रखना है, समाज के पशु पक्षी सब एनवायरनमेंट सबका ख्याल रखना है। ये कौन देगा शिक्षा? ये देगा उसका वैल्यू सिस्टम, समाज जो धर्म जिसको कहते हैं उसका भी पूरा महत्व है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, वैल्यू सिस्टम, एथिक्स का सिस्टम, सामाजिक रूप से जागरूकता का जो मानसिक उसका जो व्यक्तित्व का निर्माण करना और आर्थिक संपन्नता, तभी हमारे भारत की जो संस्कृति है, आप यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। क्या बात है? वो ये है कि हम लोगों ने जीवन को समग्रता से सोचा है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जब कौटिल्य अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो हमने कहा कि अर्थ का भी उतना ही महत्व है जितना धर्म का महत्व है, व्यक्ति की आकांक्षाएं अपेक्षाओं का भी उतना ही महत्व है जितना मोक्ष की इच्छा का महत्व है। तो ये जो व्यक्ति का विकास है, समग्रता का विकास है, संपूर्णता से सोच है, ये हमारी संस्कृति की गहन चिंतन करके निकली हुई सामाजिक व्यवस्था है, जिसके कारण हम लोग फिर से आज मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में इस बात को भी लेके चल रहे हैं कि धर्म और आर्थिक संपन्नता, वैल्यू सिस्टम, ये सब भी हमारे देश के विकास के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। तो केवल सरकार नीतियां बना दे, सरकार इंस्टीट्यूशन खड़ा कर दे, वो इंस्टीट्यूशन केवल आपकी आर्थिक व्यवस्थाओं को ही देखे, लेकिन आपके जो व्यक्तित्व के विकास के बारे में नहीं सोचे, तो फिर उसके लिए मुझे लगता है कि धर्म का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये इंटीग्रेटेड सोच डेवलप होगी जब हम हमारे सांस्कृतिक जो मूल्यों को भी अपने जीवन में समाहित करें। लेकिन सवाल ये भी खड़ा करेंगे कि मंदिर को जो है वो पैसा बनाने का वो बना दिया गया है कि पैसा कमाने के लिए मंदिर को बनाया जाता है। देखिए, हर चीज में आज आप बिजनेस कोई कर रहा, बड़ा बिजनेसमैन है, कोई ऐसा बिजनेसमैन होगा जो सामाजिक जागरूकता से काम कर रहा, कोई होगा कि सारा पैसा मैं वो चोरी भी करेगा, वो सरकार के टैक्स भी बचाएगा, वो लोगों को लूट के भी। तो ये तो सभी तरह के लोग होते हैं, लोगों का काम है कहना। ये तो समाज में जागरूकता के साथ ये तो पीपुल जो लोग हैं उनको भी ध्यान में रखने की चीज है कि हमें इन मूल्यों को अपने अंदर समाहित करके चलना है। अच्छा। आज अगर मैं तो झूठ बोलता रहा हूँ, मैं तो बेईमानी करता रहा हूँ, और अपने बच्चों को कहो कि सच बोलो, अब मैं अपने माँ बाप का ख्याल ना रखूँ, बच्चों को कहो कि बड़ों का ख्याल रखो, वो नहीं हो सकता। अच्छा। तो हमें जीवन मूल्यों को अपनाना पड़ेगा, बिल्कुल। उनको उनके संरक्षण भी करना पड़ेगा, और केवल रेगुलेशन या रूल्स लॉ से नहीं होता, ये समाज की जागरूकता से भी होता है। हमने सनातन धर्म की बात करी और अपनी संस्कृति की बात करी कि भारत में कितना बड़ा इसका योगदान है, लेकिन दूसरी तरफ बात करूँ इस्लाम धर्म की और साथ ही साथ मस्जिद की, तो अर्थव्यवस्था के लिए मस्जिद और इस्लाम धर्म का क्या योगदान है? क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ी तादाद में जो है टैक्स मंदिरों से जाता है, लेकिन दूसरी तरफ मस्जिद से कुछ नहीं जाता। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे, उनका क्या योगदान है इस पर? देखिए, हमें किसी धर्म के खिलाफ हम नहीं हैं, सब धर्म की पद्धतियाँ जो है वो उनके हिसाब से सबको अपने जीवन यापन करने के लिए उनके लिए स्वतंत्रता है, लेकिन फिर भी हमें कंपेयर करना पड़ेगा। बिल्कुल। सनातन धर्म के जो जीवन मूल्य हैं, जिस तरह से सनातन धर्म ने जिस तरह से व्यक्तित्व का विकास किया है, इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, आज आप बड़े बड़े सेठों को, मारवाड़ी सेठों को या और को भी देखेंगे, कई तरह के जगह देखेंगे, तो उन्होंने पहले सरकारें नहीं बनाती थी, वो मंदिर भी वो बनाते थे, वो धर्मशालाएं भी बनाते थे, अस्पताल भी बनाते थे, स्कूल बनाते थे, समाज बनाता था। तो सनातन धर्म में एक हायर गोल भी साथ में लिया है, वो वसुदेव कुटुंबकम की भी बात करता है,
वह किसी न सबको जैसे मैं भारतीय विद्या भवन से पढ़ा हूँ तो वहाँ पे था कि लेट नोबल थॉट कम टू अस फ्रॉम एवरी साइड, अच्छे विचार सब जगह से आए। गीता जैसे ग्रंथों को देखें तो उसकी एक अलग तरीके की, एक कंपैरेटिव लेवल में देखें तो एक अलग, उसने एक सिविलाइजेशन क्रिएट किया है, एक सभ्यता क्रिएट की है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो आपने बताया, कहीं ना कहीं हम उनके व्यवहार में देखते हैं तो इस्लाम मुस्लिम्स के व्यवहार में देखते हैं तो वह मूल्यों में कहीं ना कहीं गैप, हम उनको क्या गैप दिखते हैं? वो पाते हैं कि वो मूल्यों आधारित जीवन में कहीं ना कहीं गैप है। वो उनके जो रिलीजियस लीडर्स हैं उन लोगों को भी यह समझना चाहिए कि क्या कारण है कि हम कई मूल्य आधारित जीवन में कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे कमी है। तो मैं ये मैंने कोई मदरसा या उसके बारे में या उनके जो मस्जिद हैं उनकी अर्थव्यवस्था की स्टडी की नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे जो सनातन धर्म के आधारित इंस्टीट्यूशंस को देखता हूँ तो उन्होंने समाज में एक बड़ा बदलाव किया है, व्यक्ति के जीवन को संपूर्णता से विचार किया है, उसके आर्थिक लक्ष्य को भी कैसे प्राप्त करे, उसके सामाजिक मूल्यों को लक्ष्य को भी कैसे प्राप्त करे, और जीवन में जो अल्टीमेट मुक्ति का कॉन्सेप्ट है, मोक्ष का कॉन्सेप्ट है, उसको कैसे प्राप्त करने के लिए एक आगे बढ़ता जाए तो वह पूरी चीज। लेकिन दूसरी तरफ कुछ और ही कॉन्सेप्ट चलता है मुक्ति के लिए खास करके 72 हूर की बात करूँ, तमाम की बात करूँ, वहाँ पे अलग कॉन्सेप्ट चलता है। मतलब आपके बोलने का मतलब ये है जो सनातनी होते हैं अर्थव्यवस्था में उनका बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन दूसरे तरफ सांस्कृतिक रूप से अगर हम सिविलाइजेशनल रूप से कंपेयर करें तो सनातन धर्म ने जिस तरह की सिविलाइजेशन को आज हम देखते हैं तो वो एक तरीके से वो उसका अचीवमेंट हम देखेंगे तो वह एक नया, मतलब वो एक कंपैरेटिव टू अदर सिविलाइजेशन, इवन रोम, मिस्र, यूनान, ये सब भी एक तरीके से आज उनके नाम लेवा भी केवल फिजिकल रूप में है, लेकिन उस संस्कृति को जीवंत रूप से चलाने वाले नहीं है। तो वह एक तरीके से एक फर्क हमारे सामने आता है। खास करके बात करूँ पिछले कुछ वर्षों में देखा जाए तो हमारे जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो त्यौहार हैं, इनका जो फायदा है वो कहीं ना कहीं चाइना उठा रहा था। चाइना इतनी बड़ी तादाद में फ़ायदा उठा रहा था कि यहाँ पर आता था, उनके लोग आते थे, उसकी टीम आती थी, रिसर्च करते थे। जैसे कि हमारे मूर्तियों की बात करें, मंदिरों की बात करें, पूजा पाठ की बात करें, तो उसको जो है चाइना अपने यहाँ से बना करके और हमारे यहाँ पे बेचा करता था। दियों की बात करें तो तमाम चीज़ों की, तो अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा वो सेंध मार रहा था भारत की अर्थव्यवस्था में। हमारी सरकारें उस समय सो रही थी, कुछ कर नहीं पा रही थी। तो इसको कहाँ देखते हैं कि अब जो चाइना है, चाइना जिसका इतना फ़ायदा उठा रहा था, अब भारत इसके लिए क्या कुछ काम कर रहा है, कितना कुछ इसके लिए काम कर रहा है देश में? देखिए तिवारी जी, एक ये बात महत्वपूर्ण तरीके से सामने आपने रखी है। मेरे भी ध्यान में आया था कि एक समय जैसे गणेश उत्सव होता है महाराष्ट्र में, तो मुझे पता चला, क्योंकि मैं आर्थिक विषय देखता हूँ, कि सब जगहों पे गणेश जी जो चाइना से इंपोर्ट हुए वही सब दुकानों पे बिक रहे थे। तो इसका एक मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। एक समय था जब हम लगभग 1947 में हम स्वतंत्र हुए जी। उसके पहले लगभग 1000 साल हम गुलामी, हमारी विदेशी आक्रांताओं ने हमारे को, चाहे अंग्रेज हों, चाहे मुगल हों, या उसके और भी हून और वो सब लोगों ने हमारे ऊपर राज किया। उसके पहले अगर हम जाएं 1000 साल से पहले, तो भारत आर्थिक रूप से बहुत संपन्न था और वह वैश्विक स्तर पे 25% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता था और लगभग 28% ग्लोबल ट्रेड को भारत कंट्रीब्यूट करता था। लेकिन 1000 साल की गुलामी के बाद हम लोग 1947 में जब स्वतंत्र हुए तो मात्र 2% वैश्विक अर्थव्यवस्था को जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने के आसपास थे, और हमारे यहाँ गरीबी, भुखमरी, अनएजुकेशन, शिक्षा का अभाव, ऐसे सब बुराइयां हो गई। और उस वक्त
लगभग हमारी 65% जनसंख्या जो थी कृषि क्षेत्र में उसका जीवन यापन का वो एक साधन देखते थे। और उसके बाद जैसे आर्थिक रूप से प्रगति की तरफ हम बढ़े तो धीरे धीरे जब हम लगभग 1990 95 2000 तक आए तो हमने सर्विसेज सेक्टर पे फोकस कर दिया। यानी हमने आईटी वगैरह की बात की तो हमारा जो शिफ्ट था, हमारी एक्टिविटी का फोकस था, क्योंकि देखिए जैसे जैसे आर्थिक विकास होता है तो कृषि क्षेत्र में जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो उसको शिफ्ट करना पड़ता है कई लोगों को काम, ज़मीन का फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, उसमें उतनी इनकम नहीं होती, तो वो कृषि क्षेत्र से निकल के लोग बाहर के क्षेत्र में काम करने के लिए जाते हैं। तो उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी जो अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसका डेवलपमेंट ज़रूरी है, एमएसएमई सेक्टर का ज़रूरी है। तो जो आपने बताया कि पिछली सरकार खासकर यूपीए सरकार के टाइम में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर फोकस नहीं हुआ, तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर से डिस्प्लेस हुई जो जनसंख्या उसके लिए अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर डेवलप होता है, खासकर एमएसएमई सेक्टर, तो हमारी अर्थव्यवस्था को एक तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है और वो जो प्रोडक्ट बनाते, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अलग अलग प्रोडक्ट बनाते, जैसे आपने एक एग्जांपल लिया, जैसे चाइना ने क्या किया, चाइना ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बन गया अपने आप में। किसी को कोई भी प्रोडक्ट चाहिए चाइना बना रहा है, बिल्कुल, गणेश जी भी बना रहे हैं, रामचंद्र जी भी बना रहा है, चिप्स भी बना रहा है, डिफेंस के इक्विपमेंट भी बना रहा है, बैटरी भी बना रहा है, मकर संक्रांति में पतंग और मांझे भी बना रहा है, तो वो मांझे भी, तो वो ग्लोबल में कोई भी प्रोडक्ट चाहिए चाइना बना रहा है, क्योंकि उसने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, एमएसएमई सेक्टर को बहुत डेवलप किया। हमारे यहाँ पे जो आर्थिक रूप से जो पॉलिसी मेकर थे वह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे फोकस नहीं कर पाए, उसको डेवलप नहीं कर पाए, उनके विजन में नहीं था, उन्होंने उसको सपोर्ट नहीं दिया। उनको हैंड होल्डिंग चाहिए होती है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होता है, उनको ज़मीन भी चाहिए होता है, उसको कंप्लायंस कॉस्ट भी चाहिए होता है, उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी चाहिए कम होती है, क्वालिटी के प्रति उसको फोकस चाहिए होता है, तो वह चीज़ें उस तरह ध्यान नहीं दिया। तो मैन्युफैक्चरिंग ये क्लियर कट 2014 में जब हमारी सरकार बनी तो ये रिपोर्ट आई थी द मिसिंग लिंक, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का फोकस नहीं था। इसके कारण हमने साउथ ईस्ट, चाइना की बात करो, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जब हमने सार्क कंट्रीज के साथ जो हमने एग्रीमेंट किया, आसियान कंट्रीज के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट किया, सारे प्रोडक्ट आके हमारे देश में बिकने लग गए। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक तरीके से उनसे compete नहीं कर पाया और बर्बाद हो गया। बिल्कुल। तो इसको करेक्ट करने के लिए हमने कई स्टेप्स किए हैं और उसके लिए देखिए हमें क्रिटिसाइज तो हम चाइना को कर सकते, बोल सकते हैं, लेकिन हमें अपनी कैपेसिटी डेवलप कर, किसी अपनी कमी को दूसरे के ऊपर थोपना ग्लोबल कॉम्पिटिटिव मार्केट में कोई मतलब उसका औचित्य नहीं है। हमने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करना है और वही फोकस हमने किया। अब हमने मतलब कि भारत अब कहाँ है, भारत अपने आप को कहाँ दिखता है? क्या जिस तरीके से चाइना ने कब्जा कर रखा था और भी देशों ने कब्जा कर रखा था उससे अब उभर पाए हैं? क्या अब मैन्युफैक्चर हमारे देश में और बाकी जो प्रोडक्ट है, सांस्कृतिक जो हमारी कला है, उस सब चीज़ों को क्या आगे बढ़ा पा रहे हैं? उन सब चीज़ों को क्या हम लोगों तक पहुँचा पा रहे हैं? बड़ी बात यह है। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अगर हम डेवलप करते हैं जिस तरह हम कर रहे हैं 2014 से, इन 10 साल लगभग 12 साल में हम लोगों ने सबसे पहली बात की कि उनकी लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने का काम किया। अच्छा। रॉ मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन और फिनिश गुड की ट्रांसपोर्टेशन, इसकी कॉस्ट ग्लोबली हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है कंपेरेटिव टू अदर कंट्रीज। तो हमारा एमएसएमई सेक्टर हाई कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन और हाई कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन से ग्लोबली कॉम्पीट नहीं कर सकता। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, रोड, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज, इन सब से के कारण से जो ट्रांसपोर्टेशन है वह कॉस्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हुआ, उसने जो हमारी अर्थव्यवस्था में एक डिमांड भी क्रिएट की स्टील, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की, साथ में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को ड्रास्टिकली
कम किया। अच्छा। हम फ्रेट कॉरिडोर भी बना रहे हैं, हम डिफेंस कॉरिडोर भी बना रहे हैं, हम मल्टी नोडल, अब हम नोएडा रहते हैं, दादरी में मल्टी नोडल ट्रांसपोर्टेशन हब बना रहे हैं, जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, उत्तर प्रदेश में कितने सारे एयरपोर्ट बन गए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम करके ग्लोबली कॉम्पिटिटिव करने का एमएसएमई सेक्टर का काम किया। टैक्सेशन को कम किया है। कॉरपोरेट टैक्स एक समय 30% से ऊपर था, वो धीरे धीरे आज 22.5 और 25% का कॉरपोरेट टैक्स। इंडिविजुअल टैक्स एक समय जब हम आए 2014 में 2.5 लाख का इंडिविजुअल टैक्स एग्जम्पशन था, नील टैक्स। आज 12 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना। अच्छा। इंडिविजुअल टैक्स कम किया, कॉरपोरेट टैक्स कम किया, जीएसटी 2016 में लेके आए। इनडायरेक्ट टैक्स, कोई कहता है कि भाई जो डायरेक्ट टैक्स है तो कुछ ही लोग देते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स आज आप ये पेन खरीदते हैं, पेंसिल खरीदते हैं, कॉपी खरीदते हैं, इन सब में इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी जो 28 से 30% था, आज आरबीआई की रिपोर्ट है कि वह एवरेज 11% के करीब है। तो इनडायरेक्ट टैक्स भी कम किया, तो कॉस्ट ऑफ टैक्सेशन कम किया, कंप्लायंस को सिंप्लीफाई किया, कई तरह के जो जन विश्वास बिल लेके आए जिससे कि डिस्प्यूट कम हो, और ऐसे कई इनिशिएटिव्स तो लिए। रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी की बात की, बजट में कई तरह के प्रावधान किए। तो जब आप वैश्विक स्तर पे जब आप कंपटीशन में जाते हैं तो अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को रीजनल सप्लाई चेन और ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ जोड़ना पड़ता है। बिल्कुल। आज आपको ये ये जो माइक बन रहा है, हो सकता है इसकी बैटरी कहीं बनेगी, इसका कोई स्टैंड कहीं बन रहा होगा, वैश्विक स्तर पे कोई इसका इक्विपमेंट स्पीकर बना रहा होगा। इन सब को असेंबल करके एक बनती है, एक प्रोडक्ट बनता है। तो रीजनल और ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ हमारे मैन्युफैक्चरिंग को अलाइन करना है। अच्छा। तो हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए। आज 38 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारे हैं। अच्छा। ताकि हम अपने प्रोडक्ट्स को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को उनके साथ जाएं। तो हमारा ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रेंथन करके चाइना और आसियान कंट्रीज का जो ऑनस्लाट हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, प्रोडक्ट को के ऊपर हुआ था, उससे हमने डोमेस्टिक मार्केट को अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए प्रोटेक्ट भी किया। ग्लोबल लेवल पे रीजनल और ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ इंटीग्रेशन का काम किया, उनकी क्वालिटी, कॉम्पिटिटिवनेस को भी, कॉस्ट को कम किया, और साथ में जैसे ओडीओपी की बात है, उनके रीजनल लेवल पे प्रोडक्ट के डेवलपमेंट को भी बढ़ावा हाँ, दिया। तो इन रीजनल लेवल के जो प्रोडक्ट होते हैं, जो सांस्कृतिक प्रोडक्ट होते हैं, इनको ग्लोबली मार्केट में कैसे इनको मौका दिया जा रहा है और क्या किया जा रहा है? देखिए, एक चीज मैं बताऊं, अभी आपने सुना होगा, प्रादा का नाम सुना होगा। हाँ, आपने सब लोगों ने, आपके श्रोताओं ने सुना बहुत होगा, महंगा ब्रांड है, और वो खूब वायरल भी हुआ। हाँ। कि कोल्हापुरी चप्पल जो हमारे 800-900 रुपए की मिलती है, वो प्रादा 84,000 रुपए में बेच रहा है। जी। क्या कर रहा है? यहाँ से ले रहा है, हमारा प्रोडक्ट ले जा रहा है। ले रहा है। हमारे आर्टिसन को, जो हमारा छोटा कोल्हापुरी महाराष्ट्र में जगह, वहाँ जो चप्पल बना रहे उसको तो 800-900 मिल रहे हैं। बिल्कुल। और प्रादा के पास क्या कम कॉम्पिटेंस है? उसके पास आउटलेट है, जो शॉप्स हैं जहाँ पे वो बेच सकता है। हमने ई कॉमर्स, ONDC, ओपन नेटवर्क कंपनी बनाई सरकार ने, और उसमें ई कॉमर्स के माध्यम से हमारे आर्टिसंस को ऑनबोर्डिंग करके ग्लोबल मार्केट की एक्सेस दी। अब अगर हमारा एक, अभी मैं, योगी जी महाराज ने अभी ग्रेटर नोएडा एक्सपो में वो किया था कि हमारे जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, आर्ट्स हैं, ये छोटे छोटे प्रोडक्ट्स वगैरह बनते हैं, खिलौने बनते हैं और सब सामान बनते हैं जगह जगह। जैसे उत्तर प्रदेश तो ODOP में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में बहुत तेजी से, गति से आगे बढ़ रहा है। तो वो प्रोडक्ट सब बनाते हैं, उनकी एग्जीबिशन वहाँ पे ग्रेटर नोएडा में लगाई थी, और मुझे बोला वहाँ पे कि, मतलब यहाँ के अथॉरिटीज़ ने, कि वहाँ पे मैं मुख्य अतिथि की तरह एक दिन गया। तो मैंने देखा कि वो प्रोडक्ट जो हैं, उनने बोला कि हमें मार्केट एक्सेस नहीं मिलती। हम बनाते हैं, थोड़े महंगे पड़ते हैं, इनका मार्केट एक्सेस नहीं मिलता। हम लोग कैसे बेचें? तो इसमें हमें फाइनेंसिंग नहीं होती, हमारे को इसमें वैल्यूएशन नहीं मिलती, प्रॉपर वैल्यू नहीं मिलती। अब वो प्रोडक्ट महंगा है तो उसके, तो
हम लोगों ने उनको ई कॉमर्स मार्केट एक्सेस दी, उनको उनकी स्किलिंग के लिए काम किया, उनके प्रोडक्ट के लिए उनको मोनेटाइजेशन, वैल्यूएशन, इन सब चीज़ों में किया। तो जब हम ये जो कल्चरल इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल की बात कर रहे हैं, वो यही बात कर रहे हैं कि ये जो छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट्स और ऐसे प्रोडक्ट हैं, इन सब का इकोनॉमिक कनेक्ट हम इस्टेब्लिश करें, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डेवलप करें, ये सब करें। तो ये जब इस तरह के आर्थिक रूप से उनको कनेक्टिविटी मिल जाएगी, मार्केट एक्सेस मिल जाएगा, उनको फाइनेंसिंग की स्पेस, फाइनेंसिंग के वो मिल जाएंगे, इंस्टीट्यूशन मिल जाएंगे, उनको स्किलिंग के इंस्टीट्यूशन मिल जाएंगे, उनके प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए सारे काम होने लग जाएंगे, वैल्यूएशन सही होने लगेगी, तो वो एक तरीके से वह अपने इस चीज़ों को मतलब आर्थिक रूप से अपनी दैनिक जीवन में यापन में काम भी करेंगे। जो आप स्टेप बता रहे हैं, क्या स्टेप का फायदा हो भी रहा है? हमारे लोग जो है वो उनको जो है देश के व्यापार के साथ साथ जो है इंटरनेशनल लेवल पे वो जा पा रहे हैं, पहुंच रहे हैं आपके हिसाब से? देखिए, वो ऑनबोर्डिंग हम कर रहे हैं। अच्छा। आपको एक और एग्जांपल देता हूं कि वाराणसी हमारे उत्तर प्रदेश में ही है, वहाँ पे साड़ियाँ बनती हैं, सिल्क के कसीदे के साड़ियाँ बनती है। वो सिल्क कहीं और से लाते हैं, रेशम का धागा कहीं लाते हैं, वहाँ पे जुलाई अलग है, वो लोग बना के साड़ी बनाते हैं। अभी एक जीआई टैगिंग, आपने जोग्राफिकल इंडिकेटर सुना होगा, कि उसके माध्यम से उनकी वैल्यूएशन बढ़ती है। तो अकेले साड़ी उद्योग में ही वाराणसी में 35 जीआई टैग्स इस्टेब्लिश किए हैं। अभी आज के समय में इतने 78 साल हमारे स्वतंत्रता को हो गए, जिसमें यूपीए से मैं पूछना भी चाहता हूं कि आपने आर्थिक रूप से संपन्नता के लिए किया क्या देश के लिए। वो केवल कुछ 50 से भी नीचे जीआई टैग प्रोडक्ट हमारे देश में थे, जबकि हमारे यहाँ कल्चरली कितना कंटेंट है, एक एक प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, आज वैश्विक स्तर पे उनकी मांग है, लेकिन उसका जो जीआई टैगिंग ही नहीं करवाया था। अब हम 600 प्रोडक्ट को जीआई टैग करवा चुके हैं। अच्छा। और 2 साल में टारगेट है। पीयूष गोयल जी से अभी बात हो रही थी, उन लोगों ने एक कार्यक्रम भी किया था भारत मंडपम में, कि हम अगले 2-3 साल में 10,000 जीआई टैग अपने देश में स्टैब्लिश करेंगे। आईपीआर के लिए हमें उन्हें सहूलियत देंगे, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, ताकि ग्लोबल लेवल पे उनके आइडेंटिटी हो। तो फिर कोई कोल्हापुरी चप्पल प्रादा बिना कोल्हापुरी चप्पल तो बेचेगा, लेकिन उसको उसका आर्थिक संपन्नता में अपनी हिस्सेदारी, भागीदारी उस छोटे कारीगर को भी देनी पड़ेगी। तो ये जीआई टैगिंग के इतना बड़ा टारगेट है। आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कॉपीराइट, इन सब के ऊपर सरकार पूरा आमूलचूल परिवर्तन कर रही है। ग्लोबल मार्केट एक्सेस के लिए ई कॉमर्स, अमेजॉन आज क्या कर रहा है? बिल्कुल, हाँ। तो भारत ने, हमारी सरकार ने ONDC करके, जेम करके एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाया, जिसमें कोई प्रोडक्ट बनाने वाला ऑन बोर्ड करके उसमें अपने को रजिस्टर करके ग्लोबल मार्केट एक्सेस करके आगे बढ़ सकता है। तो धीरे धीरे इन सबको कितना समय लगेगा, कितना टारगेट को कितना अचीव कर पाए अभी तक हमारी सरकार? नहीं, देखिए, जेम में अगर आप देखोगे, जेम और ONDC में बहुत तेजी से वो बिजनेस ये बढ़ा रहे हैं। अच्छा। और वो काफ़ी, वो डेटा भी मेरे पास उसका जेम और ONDC का नहीं है, लेकिन आप इंटरनेट का ज़माना, बहुत आसानी से पता चल जाएगा। धीरे धीरे बहुत तेज़ी से इन चीज़ों में बढ़ रहा है। जैसे मैंने जीआई का बताया, तो यह तेज़ी से इस तरह की बात हो रही है। और एक और बात मैं यहाँ आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ सुमित जी, वो ये है कि आर्थिक संपन्नता ज़रूरी है देश के लिए। हम बात कर रहे हैं विकसित भारत बनाएंगे 2047 में, हम वैश्विक लेवल पे ग्लोबल लीडरशिप की बात कर रहे हैं। तो क्या हम ग्लोबल लीडरशिप अचीव कर सकते हैं आर्थिक संपन्नता के बगैर? आज जियो पॉलिटिक्स को आप देख ले, हर चीज़ आर्थिक रूप से उसका मूल्यांकन हो के ही डिसीजन होते हैं कि आर्थिक रूप से कितना उसका कनेक्ट है। अमेरिका के, यूरोपियन कंट्रीज़ के, चाइना के, इनके डिसीजन देखेंगे तो वो इकोनॉमिक बेस पे वो डिसीजन लेते हैं। तो अगर हमें वैश्विक लीडरशिप अटेन करनी है, तो हमें आर्थिक रूप से संपन्नता देश को लानी पड़ेगी। इकोनॉमिक
पावर हमें बनना पड़ेगा, तभी हम ग्लोबल लीडरशिप अटेन कर सकें। और आज भारत के प्रति जो पॉजिटिविटी देख रहे हैं, मोदी जी के प्रति जो पॉजिटिविटी देख रहे हैं, वो इसलिए है कि विश्व स्तर पे लोग सोच रहे हैं कि आने वाले 2 दशक में इकोनॉमिक एक्टिविटी भारत की तरफ शिफ्ट हो रही है और वो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अब भारत की अर्थ संपन्नता कैसे होगी? इतना बड़ा देश है, इतना डाइवर्स कल्चर है, इतने रिमोट रूरल एरियाज में हमारे यहाँ पॉपुलेशन रहती है। तो एक तो आर्थिक रूप से संपन्नता होती है कि जीडीपी बढ़ता जाए और फिर ट्रिकल डाउन इफेक्ट के माध्यम से हम लोग आम जनता को सरकारी योजनाओं के माध्यम से गरीब वर्ग को पैसा बांट दें, ये कर दें, उसको खाना दे दें, राशन दे दें। इस तरह से हम डिस्पैरिटी जो है, जो इनकम की डिस्पैरिटी को कम करने का तरीका करें। तो यह इतना इफेक्टिव नहीं है। ग्लोबल इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी भी हूँ, ये इतना इफेक्टिव तरीका नहीं है। ट्रिकल डाउन इफेक्ट, जीडीपी बढ़, इससे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ कुछ लोगों के पास होता है और बाकी लोग पंगु हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं सरकार की सहायता योजनाओं। हमें बॉटम अप अप्रोच लेना पड़ेगा कि हमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको रूरल एरियाज में ले जाना पड़ेगा। वो कब होगा? जब कॉटेज इंडस्ट्रीज, आर्टिसंस जो छोटे छोटे हैं वो अपने गांव में काम करें, उसको शहर की तरफ पलायन ना करना पड़े। लार्ज इंडस्ट्री के लिए नौकरी ढूंढने के लिए उसको भागना ना पड़े, कृषि पे केवल आधारित ना रहे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हमें डेवलप करना है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को डेवलप करने के लिए कॉटेज इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट, आर्टिसंस, ये सब डेवलप करने पड़ेंगे। तो हमें बॉटम अप अप्रोच इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लाना है। इस बात के लिए भी यह जो हमारा जो सांस्कृतिक अर्थतंत्र है वो भी इस बात में बेटर इक्विप्ड है। दुनिया के बारे में बात कर लिया हमने, ग्लोबली बात कर लिया। अब भारत के अंदर थोड़ा बात करना चाहूँगा मैं कि सांस्कृतिक रूप से इतने हम रिच हैं और इतनी बड़ी आबादी है हमारी, इतने बड़े राज्य है इतने सारे। तो पहले जो है हमारे राज्य बटे हुए थे आपस में। नॉर्थ ईस्ट की बात करूँ, नॉर्थ ईस्ट के बारे में कोई जानता भी नहीं था, सोशल मीडिया पर कोई एक्टिव नहीं था, कोई उनके बारे में पता नहीं था। और पहनावों की बात करूँ तो पहले के टाइम पे कोई किसी को देख लिया अगर पहनावे के बारे में तो कुछ अजीब सा लगा तो हंसने लगते थे। लेकिन अब धीरे धीरे उनका माइंडसेट बदल रहा है। तो हम एक राज्य को दूसरे राज्य से कैसे जोड़ पा रहे हैं? एक राज्य की जो सांस्कृतिक धरोहर है, एक राज्य की जो पहनावा है, जो भी चीज़ वहाँ की है, उसको दूसरे राज्य में कैसे हम पहुँचा पा रहे हैं? एक दूसरे राज्य को जोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं हम? देखिए, मैं आसाम का इलेक्शन चल रहा है, हाँ। बड़ा उसमें ट्रैक्शन है, सब लोग आसाम की चर्चा कर रहे हैं। मैं भी वहाँ रह के आया हूँ। हाँ, आप भी रह के आए, मैं भी गया हूँ कई बार। तो केवल अकेले गुवाहाटी में 16 से ज़्यादा कल्चरल ट्राइब्स हैं है, बिल्कुल अकेले आसाम में। हाँ। उनके पहनावे अलग हैं, उनके खान पान अलग। 16 या 17 कुछ 16-17 मेरे ख्याल से मैंने जो सुना था 16 थे। अलग अलग वहाँ पे वो कल्चरल आइडेंटिटीज हैं। एक अकेले आसाम में इतनी ज़्यादा हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी है। ऐसे आप दक्षिण भारत, ये भारत जो है ना उसमें डाइवर्सिटी है, जो वह एक जीवन में एक रस पैदा करती हो। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट, आपने बड़ी अच्छी बात मेरे सामने उठाई है। एक कॉन्सेप्ट है, ये उसको कहते हैं ऑटोमेशन पैराडॉक्स। अच्छा, क्या होता है? आर्थिक रूप से जो इकोनॉमिक के स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे ऑटोमेशन पैराडॉक्स क्या है। आज एआई का जमाना है, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। अब आपने यहाँ पे टेबल बनाया, कुर्सी बनाया, एआई को कहोगे कि एक टेबल डिजाइन कर दे, वो मिनटों में टेबल डिजाइन कर देगा। और टेक्नोलॉजी कुछ घंटों में, कुछ दिन में हजारों इसके प्रोडक्ट बना देंगे। अब 1000 प्रोडक्ट बन गए, वो सब एक से दिखेंगे। तो जो ऑटोमेशन पैराडॉक्स उन्होंने कहा कि ये जो नीरसता जीवन में लाएगा, एक जो है नॉवेल्टी खत्म हो जाती है। आज हैंडीक्राफ्ट्स में इम्परफेक्शंस आता है लेकिन उसका मजा आता है। आदमी को उसके जीवन में जो यूनिकनेस है उस प्रोडक्ट की, वो उसको एक उसके जीवन में रस पैदा करती है। गणेश जी बने, कोई थोड़ी सी मैं तो मधुबनी में रहा, इधर उधर देखा, वो आर्ट उनका अलग है लेकिन उसमें देख के आनंद आता है। तो उन्होंने कहा आने वाले समय में एक जीवन में ये जो ये डाइवर्सिटी
और जो यूनिकनेस खत्म हो रही है, यूनिफॉर्मिटी हो रही है, और वो एक नीरसता पैदा करती है। तो उसमें ये जो हैंडीक्राफ्ट्स है, जो ये हाथ से बने हुए है, जिनमें इम्परफेक्ट है, जिनमें जो नॉवेल्टी है, उन चीज़ों की वैल्यू बहुत बढ़ती है। बिल्कुल। तो कोल्हापुरी चप्पल ऐसे ही नहीं 84,000 की बढ़ रही, उसकी वो इसलिए कि उसमें कुछ नॉवेल्टी है, यूनिकनेस है, उसके हाथ में इम्परफेक्शन है उस चप्पल में, वो पहन के अच्छा लगता है। तो ये जो ऑटोमेशन पैराडॉक्स जो कॉन्सेप्ट है, उसके कारण से हमारे हैंडीक्राफ्ट्स की वैल्यूएशन ग्लोबल लेवल पे बहुत बढ़ेगी। तो जो आप डाइवर्सिटी को एक लाइबिलिटी की तरह कहीं सोचते हैं, अरे हमारे प्रदेशों में विघटन है, आज हम दक्षिण जाते हैं, वो वेष्टी पहनते हैं, वो अलग तरह से खाना खाते हैं, हमें तो खाने का बड़ा आनंद आता है। अब महाराष्ट्र में हमने MCS की बात की, वहाँ पे किया, मैंने वहाँ पे पूछा, वो किया जब हमने सेमिनार किया, पूरे दिन का डिस्कशन किया, मैंने कहा कि आप यहाँ कोई रेस्टोरेंट खोल रहा है, उसको महाराष्ट्र में होटल खोलनी है, रेस्टोरेंट खोलना है, तो वो क्या बनाएगा? तुमने कहा बड़ा पाव बनाएगा। मैं कहा दक्षिण भारत में करेगा तो क्या बनाएगा? डोसा इडली बनाएगा। तो जो लोकल कल्चर के साथ आप अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंटीग्रेट करेंगे, तो आप उसको अच्छी तरह से उसको बिल्कुल बढ़ावा भी दे सकते हैं। तो डाइवर्सिटी स्पाइस ऑफ लाइफ है, और वह उस डाइवर्सिटी को हमने वी शुड सेलिब्रेट दैट डाइवर्सिटी, और ये इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो जिसको हम लाइबिलिटी समझने की कुछ लोग कहते हैं, उसकी बजाय वह हमारे कल्चर की, हमारे सभ्यता की वेल्थ है, वो सिविलाइजेशनल वेल्थ जो है, हम उसको पूरी तरह से अनलेश नहीं कर पाए, उसकी पोटेंशियल को हम आर्थिक रूप से संपन्नता के रूप में कन्वर्ट नहीं कर पाए। एक समय जब हम आर्थिक रूप से संपन्न थे, तो हमारे देश में आर्ट, म्यूजिक, डांस, फूड, फेस्टिवल, आर्किटेक्चर, इन सब में हमने ग्लोबल लीडरशिप अटेन की थी, और यह हमारी अर्थव्यवस्था को भी गति प्रदान कर रहे थे, और अच्छी अर्थव्यवस्था इन चीज़ों को भी गति प्रदान कर रही थी। इसीलिए हम आर्ट, आज मंदिरों को देखो, हमारे आर्ट को देखो। अभी मैं गाजियाबाद में एक हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन था, वहाँ पे गए थे, योगी जी महाराज उसमें उसके इनॉग्रेशन में मुख्य अतिथि थे। तो उनको एक शॉल भेंट की गई, और वहाँ पे उन्होंने बताया कि यह शॉल में पूरी रामायण का चित्रण उसमें किया गया, और इस शॉल को बनाने में एक साल लगे। तो उसकी क्या वैल्यू है? तो आज वैश्विक स्तर पे उसकी वैल्यूएशन को क्रिएट करना है। तो ये डाइवर्सिटी को हमने सेलिब्रेट करना है, उस डाइवर्सिटी का इकोनॉमिक कनेक्ट एस्टेब्लिश करना है, उसकी ग्लोबल लेवल पे आज डिमांड है, उसको हम रियलाइज करेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था में जो कल्चरल वेल्थ है उसको हम अनलीश करके भारत की अर्थव्यवस्था को, जैसे आईटी और ऑटोमोबाइल और फार्मास्यूटिकल ने तेज गति प्रदान की, वैसे कल्चरल इकोनॉमिक जो हैंडीक्राफ्ट, म्यूजिक, आर्ट वगैरह हैं, वह देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करेंगे। उस उद्देश्य को लेके हम चल रहे हैं। एक ज़माना था कि दुनिया भारत को कहीं ना कहीं सफ़ेरों के देश कहते थे, और आज के टाइम पे ये नया भारत है, और नए भारत का परिभाषा भी बदल चुकी है। लोग देख भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, और समझ भी रहे हैं हर एक चीज़ को लेकर, चाहे वो खेल को लेकर समझा जाए, चाहे वो सांस्कृतिक धरोहर की बात करें, चाहे वो किसी भी चीज़ की बात करें। तो लगता है आपको कि देश में सही तरीके से जा रहा है? एक आप किसी पार्टी के, बीजेपी पार्टी से प्रवक्ता हैं, प्रवक्ता से हटकर एक आम जनता के तौर पे आपसे पूछा जाए तो सही तरीके से देश को आगे जा रहा है, या फिर कुछ और बदलने की ज़रूरत है, कुछ करने की ज़रूरत है? देखिए, इसमें तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मोदी जी बड़े कमिटेड तरीके से काम कर रहे हैं, और हमारा तो सौभाग्य है कि योगी जी भी उसी कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं, और इफ़ेक्टिवली काम भी कर रहे हैं। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि सरकार एक पॉलिसीज़ बनाती है, रूल्स रेगुलेशन बनाती है, लेकिन वो अकेले पॉलिसीज़ सब चीज़ों को नहीं कर सकते। रूल ऑफ द लॉ केवल अकेला रेगुलेशंस के माध्यम से नहीं हो सकता। और अगर हम कहते हैं कि मोदी जी कर रहे हैं या योगी जी कर रहे हैं, तो वो अकेले, वो ये नहीं है कि वही विकसित भारत बना देंगे या वही विकसित उत्तर प्रदेश बना देंगे। हर व्यक्ति को, हर
समाज के क्षेत्र के हर व्यक्ति को काम करना पड़ेगा। पॉलिसी एक लेवल पे जाके अपना रोल उसका खत्म हो जाता है, उसके बाद समाज, व्यक्ति और जो जनता है वो आ जाती है। जी। उनको भी पूरा वैल्यू अपने पूरी जागरूकता के साथ पार्टिसिपेट करके, विल पावर के साथ, संकल्प शक्ति के साथ यह बात को मान के चलना है कि विकसित भारत मोदी जी नहीं बनाएंगे, मैं बनाऊंगा, मैं करूंगा, मैं भी उसमें भागीदारी करूंगा, मैं भी उसमें अपना योगदान दूंगा, तब ये पूरा लक्ष्य पूरा होगा। तो मुझे लगता है कि जनता का भी उसी तरह से जागरूकता के साथ काम करने का एक माहौल बनाना चाहिए। और ये देखिए, एक होप जो होता है ना, पॉजिटिव परसेप्शन की बात होती है। एक समय था मनमोहन सिंह ने कहा कि भाई हम लोगों, तो वो ने कहा था कि कोई देयर इज नो होप। आज एक हमारे जीवन में, हमारे सब व्यक्ति में एक पॉजिटिविटी की होप है कि हम भारत को विकसित भारत बनाने के लक्ष्य के लिए आगे जा रहे हैं। तो वह एक महत्वपूर्ण काम है। तो मुझे तो लगता है कि सरकार पॉलिसीज बनाएगी, एक मोटिवेशन के इकोसिस्टम क्रिएट करेगी, लेकिन उसका इस्तेमाल करने वाला हर व्यक्ति है, उसको आगे आके उस चीज़ को पॉजिटिविटी के साथ काम करना पड़ेगा, तभी यह लक्ष्य पूरा होगा। एक टॉपिक हमसे छूट गया, आयुर्वेद की बात करूं। आयुर्वेद जो है हमारी ही धरोहर है, हमारे ऋषि मुनि उसको इस्तेमाल करते थे। जिस तरीके से आयुर्वेद को दबाया गया, छुपाया गया, वो सबको पता है। लेकिन अब आयुर्वेद एक बड़ा इंडस्ट्री बन के उभर रहा है भारत के अंदर। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आयुर्वेद का क्या योगदान है और उसके लिए क्या? देखिए, इस बार बजट में ना कुछ सनराइज सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया है। अच्छा। उसमें उन्होंने इस 2026 के बजट में कुछ ऐसे एरियाज हैं जिन पे उनको लगा कि भारत को काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। और तो उसमें एक हेल्थ सेक्टर के अंदर भी एक जो हेल्थ एंटरप्रेन्योरशिप हब की भी बात है, जिसमें ये हमारे ऑल्टरनेटिव मेडिसिन्स के जो हमारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं, चाहे यूनानी को ले लो, चाहे आयुर्वेद को ले लो, नेचुरोपैथी को ले लो, योग आसन वगैरह सब ये जो चीज़ें हैं, नेचुरल जो लिविंग के वो जो हमारे पद्धतियाँ हैं, उन सबको भी डेवलप करने की ज़रूरत है। उसके लिए सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स को लेके आए हैं। तो ये हेल्थ टूरिज़्म भी एक तरीके से हमारे लिए एक बहुत अच्छा एवेन्यू है, जहाँ पे वैश्विक स्तर पे हम इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। और हमारे यहाँ पे बहुत लोग आते भी हैं कि अपना इलाज करवाने के लिए, टेक्नोलॉजिकली भी हम सब डेवलप हैं। तो आयुर्वेद, इन सब का भी, योग का भी बहुत महत्व है। इन सब के ऊपर भी सरकार काफ़ी फोकस तरीके से पूरे देश में हेल्थ एंटरप्रेन्योरशिप हब बनाने का काम कर रही है। एम्स बना रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉस्पिटल्स बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी जो ये हेल्थ के इश्यूज़ हैं उस पे भी ध्यान रखते आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। एक जब हम बजट की बात कर रहे हैं, एक बात मैं भी कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने काफ़ी चर्चा किया जो कल्चरल इकोनॉमी में, एक तो है ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं जिसमें टूरिज़्म एक महत्वपूर्ण तरीका है, हेरिटेज टूरिज़्म है, आइकॉनिक डेस्टिनेशंस हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप कर रहे हैं। लेकिन और ये कुंभ का फेस्टिवल है या अयोध्या जैसे मंदिर बन रहे हैं, सर्किट्स बन रहे हैं, राम सर्किट बन रहे हैं, कृष्ण सर्किट बन रहे हैं, टूरिज़्म लेवल पे, फेस्टिवल के लेवल पे ये जो आर्टिसंस वगैरह को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करके, प्रोडक्ट को डेवलप करके, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ वगैरह को, ये कहते हैं कल्चर के ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर काम कर रहे हैं। एक अपकमिंग सेक्टर है, वह है स्पिरिचुअल टेक। जैसे मैंने आपको ऑटोमेशन पैराडॉक्स बताया, जिस तरह से मैंने आपको ये अयोध्या, जैसे कोई लोग कहते हैं कि अयोध्या जो है वह अपने आप में, जिस तरह वेटिकन ने यूरोप की इकोनॉमी को प्रोपेल किया, उस तरह का स्थिति, मतलब उस तरह का एक इकोसिस्टम बन सकता है। तो वॉल स्ट्रीट के रूप में कोई वाराणसी बन सकता है, इकोनॉमी को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अट्रैक्ट करे। तो एक नया सेक्टर आने वाले युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है,
वह कल्चर का स्पिरिचुअल टेक है। यानी Spiritual tech या क्या है? वो ये है स्पिरिचुअलिज्म को और टेक्नोलॉजी को जोड़ के अच्छा। इसकी जो हमारे यहाँ जो आध्यात्मिक, चाहे उपनिषद को ले लो, चाहे योग को ले लो, चाहे हमारे यहाँ पे जो रिचुअल्स को देख लो, या जैसे आपने आयुर्वेद की बात की, जैसे आपने एस्ट्रोलॉजी, कई लोग बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजी है, पूजा पद्धति है, वैदिक जो हमारे जो कथा कहानियाँ हैं, किस्से हैं, पंचतंत्र हैं, जो बच्चों को बड़ा ज्ञान प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके व्यक्तित्व विकास में काम कर सकते हैं। तो ये इसका जो स्पिरिचुअलिज्म है, आध्यात्मिक जो धरोहर है हमारी, आध्यात्मिक जो वेल्थ है, उसको आम जनता तक पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ करें। तो मैं आपको 2-3 एग्जांपल डेटा दूंगा। आज जो जैसे ये है एस्ट्रोटॉक है, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत लोगों ने। एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन के लिए उन्होंने प्लेटफॉर्म बना दिया। जो इसके जो कंसल्टेंट्स हैं, जो ये एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, उन लोगों को किसी को चाहिए तो उनको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया। उसका लास्ट ईयर का जो रेवेन्यू है 1214 करोड़ रुपया। 1214 करोड़। हाँ, और वो अब आईपीओ ला रहे हैं। वामा है, वर्चुअल दर्शन हो रहे हैं सब, उसके माध्यम से लोगों को वो कर रहे हैं कि आप उज्जैन नहीं जा सकते महाकाल के, तो आप दर्शन कर लो। मेडिटेशन करना है तो मेडिटेशन के बहुत सारे ऐप बन गए हैं, जो चैट बॉक्स बन गए। आपकी क्वेरी है कि भाई एकादशी कैसे करनी है, अच्छा। उपवास कैसे करना है, ये पूजा कैसे करनी है, गृह प्रवेश के वास्तु की ज्ञान कैसे होगा, इसके चैट बॉक्स क्वेरीज बन रहे हैं, वर्चुअल कथा हो रही है। तो ये जो एरियाज हैं जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे आध्यात्मिक और रिलीजियस धरोहर्स को जनता तक पहुंचाने का काम करें, इनके अंदर भी स्पिरिचुअल टेक के माध्यम से यंग लोगों को जो टेक्नोलॉजी सेवी हैं, उन लोगों के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं। तो एक तो ट्रेडिशनल सेक्टर है, एक है टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन मॉडर्न सेक्टर्स है, और इसमें 900 से ऊपर स्टार्टअप ऑलरेडी हमारे देश में बने हुए हैं। अच्छा। 900 से ऊपर स्टार्टअप, और 60 बिलियन रुपीस का वैल्यूएशन इनका हो चुका है। और जो एनुअल ग्रोथ इसकी है 14% की एनुअल ग्रोथ हो रही है। अच्छा। तो ये छोटा मोटा क्षेत्र नहीं है। कोई सोचे कि हमने जो सिविलाइजेशनल वेल्थ का इकोनॉमिक कनेक्ट स्टैब्लिश नहीं किया, 12 साल में हमारे देश ने इस क्षेत्र में बड़ी प्रगति की है। अयोध्या में की है, वाराणसी की है, कुंभ में किया है, लेकिन ये स्पिरिचुअल टेक में भी बहुत तेजी से आगे बढ़े। और अगर हम केवल ये जो हमारे कल्चरल इकोनॉमी में टूरिज्म और क्रिएटिव इकोनॉमी को, यानी जो रिसाइकल इकोनॉमी को भी जोड़ लें, तो 8 से 10% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इस सेक्टर का है। अच्छा। तो इस क्षेत्र की अवेयरनेस क्रिएट करना, इस क्षेत्र में अपने कैरियर को ओरिएंट करना, सरकार की जो इनिशिएटिव्स हैं उनको अपने साथ जोड़ना कैसे, और इसका एक इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल बनाने का हमारा लक्ष्य है, कल्चरल इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल। और वह मॉडल केवल भारत के लिए, आज हम सनातन धर्म पे काम कर रहे हैं, लेकिन वही मॉडल कई रशिया में, रशिया उस मॉडल को अडॉप्ट करेगा तो रशियन कल्चर को कर सकता है। तो यह एक बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिन चीज़ों को हमें देखना चाहिए। यंग पॉपुलेशन को स्पिरिचुअल टेक है, ऑटोमेशन पैराडॉक्स है, ये जो सारे क्षेत्र के जो इनिशिएटिव्स हैं उनको साथ में ध्यान में रखना है। आज योगा का देखिए आप, 190 कंट्रीज योग को अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ चुनौतियों पे भी काम करने की आवश्यकता है, चैलेंज भी है। आज अगर हम योग की बात करते हैं, घर घर में योग है। योग केवल आसन नहीं है, हमारे सांस्कृतिक धरोहर में पतंजलि योग सूत्र में 8 फोल्ड पाथ उन्होंने बताया। यम, नियम, आसन, तीसरा स्टेप है यम और नियम। अगर आपको आसन के योग का लक्ष्य प्राप्त करना है तो फिजिकल क्लीनलीनेस भी चाहिए, यम, नियम इंटरनल क्लीनलीनेस, तब आप आसन करेंगे। तो फिर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो आप कहाँ से शुरू होके
मोक्ष तक पहुंच जाएंगे। उसका एक इंटरमीडिएट स्टेप योग है। जी। तो जब मैं चुनौती की बात कर रहा हूँ तो कई लोग उसको आसन को अलग हटा के जी, दो धर्म इसके से पूरे जोड़ रहे। कॉन्सेप्ट को ना समझ के हाँ। वो कहते हैं कि वो कई बियर योग कर रहे हैं। हाँ, बियर मजाक पियो उड़ा और रहे हैं। योग करो। योग करो। वो आपको तो ये इसको तो धर्म से भी जोड़ते हैं। अगर मोदी जी बोलते हैं योग करने के लिए, बोलते हैं कि नहीं हम क्यों करेंगे, हाँ। हमारे धर्म में तो ये हराम है ये सब करना। अब उनको पता नहीं है वो जो चीज़ करते हैं वो योग का ही एक क्रिया होती है। अगर मस्जिद में भी जाते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, वो भी एक योग की क्रिया है, उनको ही नहीं तो पता है। हमें उस पूरे कॉन्सेप्ट को, जी। चुनौती को, चैलेंजेस को, कमोडिफिकेशन, कमर्शलाइजेशन, जी। इन जो आध्यात्मिक धरोहर को, जब मैं स्पिरिचुअल टेक की बात कर रहा हूँ तो उसमें कई तरह की चुनौतियां भी है। अच्छा, बिल्कुल। कि जब वो टेक्नोलॉजी से आप डेमोक्रेटाइज कर देते हो, लोगों के तक रीच कर इजी कर देते हो, तो वह उसकी मतलब जो उसकी जो प्रिजर्वेशन की जो आध्यात्मिक तरीके से उसकी जो वैल्यूएशन है, जो उसको कहीं डाइल्यूट कर देते हो, करप्ट लोगों के हाथ में पहुंचा देते हो। तो वह जो सोशल साइंस के विद्यार्थी हैं उनको इसमें रिसर्च करने की भी बहुत तरीके से आयाम है जिसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो इमेंस पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल। इमेंस इसका जो पोटेंशियल है, भारत की अर्थव्यवस्था को प्रोपेल करने का भी पोटेंशियल है। तो उस सब को हम समझें तो मुझे लगता है बहुत हम अच्छा काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, इतने अच्छे से समझाने के लिए, क्योंकि हम एक ऐसे विषय पर बातचीत कर रहे थे जिससे हमारे देश के युवा को भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा देश किस तरफ आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, और जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसको लेकर सरकार क्या कुछ काम कर रही है। अगर आपको भी इसके बारे में कुछ जानना है, कुछ समझना है, तो कमेंट करके आप समझ सकते हैं और जान भी सकते हैं। और साथ ही साथ आपको भी अगर इसमें रुचि है तो सरकार आपके साथ पूरी तरीके से खड़ी है, पूरा सहयोग कर रही है। आप अपने सांस्कृतिक धरोहर से जुड़िए और इस चीज़ को आगे लाइए। अपना अगर स्टार्टअप कुछ करना चाहते हैं तो इससे जुड़ कर भी सकते हैं। ये कुछ जितना आप समझाने की कोशिश कर रहे थे, जितना मुझे समझ में आया। अगर आपकी भी कुछ राय है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और आप ये जरूर बताएं कि आपको इस पॉडकास्ट से क्या कुछ सीखने को मिला। सर आखिरी में कुछ आप संदेश देना चाहते हैं? नहीं, मैं तो यह कहना चाहता हूं सुमित जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एनएमएफ एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो हमारे सनातन धर्म की जो धरोहर है उसको भी आगे बढ़ा रहे हैं। कई आयाम है एनएमएफ चैनल के, उसमें एक तरीके से धार्मिक रूप से देश को आगे अग्रसर करने के लिए भी बहुत योगदान दे रहे हैं, और युवाओं को अपना कैरियर इसमें बनाना चाहिए, इसके पोटेंशियल को समझना चाहिए। और आज का ये जो अपना चर्चा है वो लोगों को प्रोत्साहित करेगा इस क्षेत्र में आगे आके काम करने के लिए। और अगर जुड़ना भी चाहते हैं तो मेरे भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्विटर वगैरह पे काफ़ी एक्टिव हूँ, गोपाल कृष्ण अग्रवाल के नाम से जुड़ सकते हैं। आपके साथ भी जुड़ सकते हैं, आपके माध्यम से भी वो अपने प्रश्न रखेंगे तो हम उनका भी जवाब देंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।